पश्चिम बंगाल की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सचेतनशील जनता है और यहाँ पर आप किसी धार्मिक बोलिए या जातिगत बोलिए इस तरह के मुद्दे हावी नहीं रहते हैं। जनता की बुनियादी जो समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, न्याय व्यवस्था में यदि पक्षपात होना शुरू हो जाए तो यह भी एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक शिक्षा घोटाले की आप बात करते हैं, इसमें देखिए कि कुछ जो भ्रष्टाचारी तरीके से लिप्त होकर के नौकरी पाए हैं, लेकिन जैसे मोदी जी कर रहे हैं 400 पार, अमित शाह जी कर रहे हैं 400 पार, अच्छी बात है। हम लोग तो कह रहे हैं उतना नहीं पहुँचेंगे। सरकार हिंदू के लिए तो राम सभी का है, चाहे टीएमसी हो चाहे जो भी हो, राम सबका लिए, हिंदू का लिए भक्त है। हम लोग का राम हम लोग का लिए सभी का। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं अपन बात। अभी हम उपस्थित है पश्चिम बंगाल के हावड़ा ज़िले में। यहाँ पे कुछ आम लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश राम है, शिक्षक हैं। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, 20 तारीख को हावड़ा में भी चुनाव है, साथ ही साथ 2 चरणों की चुनाव समाप्त हो चुकी है। क्या लग रहा है, देश का माहौल किस तरफ जा रहा है? देखिए, देश का माहौल तो जनता जो है, जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, क्योंकि इस पर नेशनल स्तर पर कोई मुद्दा जो धार्मिक बोलिए या राजनीतिक बोलिए उस तरह से नहीं है। लोगों का ये देश में सरकार चुनने का सवाल है। तो देश में सरकार चुनने का सवाल है। पिछले 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार चल रही है। तो मोदी जी ने जो वादा किया था, उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था, इस बार के चुनाव में लगता है कि उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और जनता उनसे प्रश्न पूछेगी और इस पर ही, इसके आधार पर ही इस बार का चुनाव होने जा रहा है और उसमें बंगाल भी अछूता नहीं है। अच्छा, बंगाल का बात कर रहे हैं तो बंगाल में जो बीजेपी के नेता है या जो केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में भाजपा 35 सीटों पर जीतने जा रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, धरातल पर 35 सीटें जीतने जा रही है भाजपा, ऐसा बात नहीं है। ये बंगाल है और आप देखते हैं कि इसका मैंडेट जो है पूरे भारतवर्ष में अलग किस्म का होता है। जिधर भारत के अन्य राज्य दूसरे तरफ जाते हैं, वहाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण कर लिया जाता है आसानी से। धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण कर लिया जाता है, भाषावाद और क्षेत्रवाद का ध्रुवीकरण कर लिया जाता है। पश्चिम बंगाल की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सचेतनशील जनता है और यहाँ पर आप किसी धार्मिक बोलिए या जातिगत बोलिए इस तरह के मुद्दे हावी नहीं रहते हैं। जनता की बुनियादी जो समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई, इस पर लोग बात करते हैं और इस पर जो सहूलियत देगी सरकार, पश्चिम बंगाल की जनता उसके साथ रहती है। और इस मामले में अगर देखा जाता है तो सरकारी जो अस्पताल हैं, वह जनता का सबसे बड़ा साधन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आज भी गरीब बच्चों का जो है वो उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में होता है और मोदी जी की जो सरकार है वह प्राइवेट के तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, इसलिए लोग यहाँ रुष्ट भी हैं और इसलिए लग रहा है कि वोट में ज़्यादा ये प्रभावी होगा ये मुद्दे। अच्छा, इस बार जो मुद्दे हैं, केंद्र सरकार आरोप लगाती है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ की राज्य सरकार उनको लागू नहीं होने देती है। जैसे आयुष्मान कार्ड को कहा जाता है कि यहाँ पे लागू नहीं होने दिया जाता है, या जो भी केंद्र सरकार जो योजनाएं देती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की सरकार उसे अपना नाम देकर लोगों के बीच में देती है, जिससे केंद्र सरकार का नाम ना हो। तो इसमें इस बातों पर कितना माहौल बनेगा और लोग क्या सोचते हैं इन बातों को लेकर? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं लागू करने की बात है, तो वो योजनाएं अगर पूरे भारतवर्ष में लागू हैं तो बंगाल उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर 100 दिन के लोगों का जो काम है मनरेगा का, वो तो लागू है। स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो 5 लाख रुपए ऑलरेडी जो यहाँ पर स्वास्थ्य साथी कार्ड से ममता बनर्जी दे रही हैं, उसको वो केंद्र सरकार की उनकी जो जितनी भर्तुकी होगी वो दे रही हैं। लेकिन 100 दिन के लोगों का जो पैसा रोक कर रखा गया है, फिर आवास योजना का पैसा रोक के रखा गया, इस पर भी तो विचार करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि दलगत बातें हैं। केंद्र का जो न्याज्य जो पैसा टैक्स राज्य सरकार से काट के ले जाती है और उस कुछ जो राज्य का हिस्सा होता है वह केंद्र को मुहैया कराना चाहिए। और हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि ये पैसा जो है केंद्र नहीं मुहैया करा रही है, तो इसके लिए अब किसको दोषी देंगे? केंद्र को दोषी देंगे?
जैसा आप बता रहे केंद्र दोषी है, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो आरोप लगाते हैं यहाँ की सरकार पर, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे अभी एक मामला सामने आया, चूँकि आप शिक्षक भी हैं, तकरीबन 25,000 शिक्षकों का जो एक पैनल था उनको पूरा रद्द कर दिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई है, ऐसा हाईकोर्ट का आदेश है। और इतना ही नहीं, उन्हें इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ पैसा वापस करने को कहा गया है। तो उन परिवारों का क्या होगा और इस चुनाव में वो कितने प्रभावित करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है पूरे भारतवर्ष में। अगर कोई भी दल भ्रष्टाचार पर बात करती है, देश को स्वच्छ बनाने की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन न्याय व्यवस्था में यदि पक्षपात होना शुरू हो जाए तो यह भी एक चिंता का विषय है। और जहाँ तक शिक्षा घोटाले की आप बात करते हैं, इसमें देखिए कि कुछ जो भ्रष्टाचारी तरीके से लिप्त होकर के नौकरी पाए हैं, लेकिन 25,000 की संख्या में सारे भ्रष्टाचारी नहीं हैं और सारे लोग भ्रष्टाचार करके नौकरी नहीं पाए हैं। उसमें हमको जहाँ तक लगता है कि बहुसंख्यक जो संख्या है वो अपनी जेन्युइनिटी के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपने सामर्थ्य के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर उन लोग पाए हैं, नौकरी पाए हैं। आज उनका देखिए, वो एक ऑर्डर से उनका तो परिवार रास्ते पर आ गया, उनका जीवन यापन दूभर हो गया। उनके परिवार में माँ बाप वृद्धा जो है उनका क्या होगा? EMI, अगर कोई फ्लैट लिया है, कोई गाड़ी लिया तो EMI का क्या होगा? इस तरह से हमको लगता है कि इस मुद्दे को मानवीय तरीके से विचार करके कोई फैसला आने की आवश्यकता है। और यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्योंकि भाई जो दोषी है उसके साथ एक निर्दोष का क्या दोष है जिसको कि बैठा दिया गया है। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जो दोषी है शुड बी पनिश्ड, लेकिन जो निर्दोषी है, जो सटीक है, जो जेन्युइन है, उसकी भी नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए। यह भी न्याय व्यवस्था को देखना चाहिए। और मैं भी ये मानता हूँ कि वे लोग सटीक रास्ते पर होंगे और आए दिन देर आए लेकिन उनकी नौकरी बहाल होगी। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, देश में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि मोदी के सामने कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है और कहा जा रहा है मोदी नहीं तो कौन। इस पर आप क्या कहें? ये देखिए, 140 करोड़ जनता भारतवर्ष में है और आपका भी वोट एक है और मेरा भी वोट एक है, किसी का भी वोट एक है। उसका भारतवर्ष की जनता चुनेगी, वो निर्णय करेगी कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। और हम कह दें कि नहीं, एक के लिए दूसरा कौन, तीसरा कौन, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग हैं। 140 करोड़ जनता में एक व्यक्ति जो कि योग्य है और जिसको जनता चाहेगी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और कहीं दुनिया रुकती नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि एक आदमी के व्यक्ति के ख़त्म होने से पूरी दुनिया रुक जाती है। और दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि वो देश चला सकता है। हजारों लाखों लोग हैं जो देश चला सकता है। मैंडेट की बात है, जनता जिसको चुनेगी वो देश का प्रधानमंत्री होगा। तो मोदी जी तो इन बातों को कहते हैं कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, वो 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री रखेंगे, एक साल के लिए एक प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो सबसे अच्छा चेहरा कौन हो सकता है विपक्ष? देखिए, ये तो कहना है कि मोदी नहीं तो कौन, मैंने पहले ही कहा कि मोदी नहीं तो कौन, ऐसी बात नहीं है। मोदी नहीं तो 140 करोड़ जनता, कोई भी। आप प्रश्न तो कहते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। नहीं, परिवार तो है, परिवार है। किसका परिवार नहीं है? आप किसका परिवार नहीं है? जो देश अच्छा बनाने की बात करते हैं वो क्या देशद्रोही हैं? सारे लोग देशद्रोही हैं। ये मोदी जी को छोड़ के सारे लोग देशद्रोही हैं। मोदी जी से प्रश्न किया जाएगा कि पिछले 10 वर्षों से सरकार उनकी चल रही है, उन्होंने जो वादे किए थे, 2 करोड़ लोगों के रोजगार का बात किया था उन्होंने, क्या 2 करोड़ लोगों का रोजगार मिला? उन्होंने कहा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे। आप क्यों भाई प्राइवेट कर रहे हैं सरकारी स्कूलों को? क्यों आप अस्पताल को बेच रहे हैं? क्यों कोल इंडिया बेच रहे हैं? क्यों रेल बेच रहे हैं? क्यों सरकारी संस्थाओं को एक एक करके आप बेच रहे हैं? इससे किसका भला होने वाला है? और कौन जो भ्रष्टाचारी लोग थे क्यों विदेश भाग गए हैं? सारा देश का रुपया हड़प करके क्यों भाग गए हैं? और आपके दल में जो जाएंगे वो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं और दूसरे दल में, विरोधी दल में, वो भ्रष्टाचारी होते हैं। अभी हम आप देखिएगा, आप भी जानते हैं कि अभी वर्डिक्ट आया, महाराष्ट्र का एक बड़े नेता हैं, वे भ्रष्टाचारी थे और उनके साथ मिल गए तो अभी रिपोर्ट आ गया कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। ये कहाँ तक का उचित है? तो भ्रष्टाचार का पैमाना एक होना चाहिए नापने का। आपके घर का है तो भ्रष्टाचारी नहीं है, मेरे घर का है तो भ्रष्टाचारी है। ये देश चलाने की व्यवस्था नहीं है और इसका जवाब मोदी जी से पूछा जाएगा, दूसरे से नहीं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री वो हैं और उन पर रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे हैं और ये मोदी जी से पूछा जाएगा या जो केंद्र में होगा उससे पूछा जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और लोग उपस्थित हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह। क्या लगता है बंगाल किस तरफ जा रहा है इस बार? नहीं, बैठिए बैठिए, बैठ के बोलिए कुछ। बंगाल अच्छे की तरफ ही जा रहा है। किस तरफ, भाजपा के तरफ या तृणमूल कांग्रेस के तरफ? तृणमूल कांग्रेस की तरफ। क्यों, क्या कारण है? मोदी जी तो कहते हैं कि इस बार 400 पार सीटें लाने जा रही हैं और बंगाल में 42 सीटें हैं, तो जब तृणमूल की तरफ जाएगा तो 400 सीटें कैसे आएंगी? ना सब तो नहीं आएगा, ये तो बात नहीं है कि भाजपा एकदम नील हो जाएगी। भाजपा का दो सीट पाएगी, इसके लिए नहीं बोला जा सकता है, लेकिन 400 पार मोदी जी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बंगाल में मुद्दे क्या रहने वाले इस बार वोट के? आप क्या सोच कर जाएंगे वोट देने? हम लोग तो भाई यहाँ का व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है, साफ़ सफाई है, रोड की समस्या सब ठीक है, इसलिए हम लोग टीएमसी में जाएंगे वोट देने। आप लोग टीएमसी को वोट देंगे। अच्छा, केंद्र सरकार का चुनाव है और मोदी जी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए इस बार सारा वर्ग उनको वोट देने जा रहा है। तो इस बातों से आप लोग कितना वाकिफ़ हैं? ये मोदी जी बोल सकते हैं, ये चुनाव है, चुनाव में अनेक मुद्दा उठता है कि हम जीत रहे हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, अमित शाह जी कह रहे हैं 400 पार, अच्छी बात है। हम लोग तो कह रहे हैं उतना नहीं पहुंचेंगे। सरकार किसकी बनेगी? सरकार अब किसकी बनेगी तो देश की जनता चुनाव करेगी। देश की जनता का, इसी यही तो माहौल जानने हम लोग आए हैं। आप लोग का माहौल क्या है यहाँ का? आप बता रहे हैं कि आप टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? यहाँ का माहौल 60-40 चल रहा है। अच्छा, मतलब अभी वोटर साइलेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक पंडित दिख रहे हैं। क्या नाम है पंडित? प्रणाम, क्या नाम है? हमारा नाम है ब्रिज किशोर पंडा, बीके पंडा। अच्छा, बीके पंडा। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं इस बार आप लोग चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री का लगा, अगर यहाँ का बंगाल का बात बोलेगा, यहाँ तो दीदी ठीक ही है। दीदी मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, लेकिन चुनाव में क्या प्रधानमंत्री दीदी बनेंगी? होना तो ठीक ही है। अच्छा, आप लोग प्रधानमंत्री दीदी को चाहते हैं? हाँ। अच्छा, केंद्र सरकार जो पिछले 10 सालों से जो काम किया है, उस कामों से आप लोगों को कितना खुश है और उनका लाभ मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, वैसा तो हम नहीं बोल पाएंगे, मगर कुछ तो लाभ है ही है। अच्छा। हाँ, और इधर में बंगाल में तो सब ठीक है। अच्छा, चूँकि आप पंडित जी हैं, आपसे एक विषय पे सवाल करना चाहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, कितना असर करेगा चुनाव पे? देखिए, वैसा असर तो हम नहीं बोल पाएंगे। राम मंदिर हम लोग का हिंदू का लिए तो राम सभी का है, एकदम चाहे टीएमसी हो चाहे जो भी हो, राम सबका लिए, हिंदू का लिए भक्त है। हम लोग का राम हम लोग का लिए सभी का, इसमें कोई पार्टी का दौरा ही नहीं है। राम मंदिर हुआ ठीक ही हुआ है, उसमें क्या, राम मंदिर के लिए तो कोई बात नहीं है। राम तो सभी का, हम लोग का हिंदू का, सनातन धर्म में ये तो हम लोग का हिंदू का। लोगों में इसका कुछ असर पड़ेगा कि नहीं वोट के समय? क्या असर पड़ेगा नहीं तो ये तो हम नहीं बोल पाएंगे। देखिए, इसमें क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा पब्लिक बोल सकेगा, इसके लिए तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आपने सुना, कुछ लोगों से हमने बात किया, उनके रायों को जाना। बहुत लोग के बहुत मुद्दे हैं, कोई राम मंदिर के मुद्दे हैं, किसी का भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन यह तो तय होगा उसी समय जब रिजल्ट आएगा और जब जिसकी सरकार बनेगी तब पता चलेगा कि लोग किसको वोट दे रहे हैं। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।